चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वर्क एनर्जी और पावर, और इसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 6.9 जो कि आपको कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ये अच्छा इंटरेस्टिंग केस होता है और काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। कहता है स्प्रिंग फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल फोर्स विच इज कंजर्वेटिव। तो पहले तो यही लाइन आप लिख दीजिए। इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव, इस बात पे बिल्कुल आप 4 स्टार दे दीजिए। वेरिएबल है ये बात मैं अभी थोड़ी देर बाद लिखवा दूंगा, अभी कंजर्वेटिव है, खाली इस बात पे आप ध्यान दें। तो फिगर 6.7 shows a block attached to a spring and resting on a smooth horizontal surface। पहले उसने एक डायग्राम बनाया है जिसमें ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक स्प्रिंग से एक ब्लॉक कनेक्टेड है और अभी बस रेस्ट पे रखा हुआ है, हम उसे कहीं कुछ कर नहीं रहे हैं। The other end of the spring is attached to a rigid wall। ये वॉल से टच कर दिया है और ये ब्लॉक से टच कर दिया स्प्रिंग को। If the spring is light and it may be treated as massless, वो तो हम हमेशा ही करेंगे। आप ब्रैकेट में लिख दीजिए springs are always to be treated as massless। हम जिस स्थिति में इस समय हैं, हम जब थोड़ी बहुत ही फिजिक्स जानते हैं, हम चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं सिंप्लीफाई करेंगे और हमेशा स्प्रिंग्स को मासलेस ही माना जाएगा। The spring is light and may be treated as massless। In an ideal spring, the spring force is proportional to x, where x is the displacement of the block from the, हाँ तो बस आप हेडिंग दे दीजिए फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग फोर्स और उसके ब्रैकेट में लिख दीजिए हुक्स लॉ। मुझे फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग फोर्स की जगह हेडिंग तो यही देनी चाहिए थी, फोर्स लॉ या हुक्स लॉ या खाली, खैर नाम इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, खैर फॉर्मूला ही इंपॉर्टेंट है और एफ का फॉर्मूला है -kx। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसलिए हमें 5 स्टार देने चाहिए। एफ का फॉर्मूला है -kx, where k is a constant, for the given spring, where k is a constant for the given spring, full stop, ब्रैकेट में लिख दीजिए the spring changes, the value of the constant changes। k जो है गिवन स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट है, अगर स्प्रिंग चेंज हो जाएगी तो इसकी वैल्यू किसी नई वैल्यू पे कांस्टेंट हो जाएगी। एंड k इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, इसे फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। इनफैक्ट इसे स्प्रिंग की स्टिफनेस भी कहते हैं, STIFFNESS, स्टिफनेस। नाम खैर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं केवल इसकी यूनिट्स। खैर पहले हाँ ये लिखा है, पहले तो यही लिख दीजिए द स्प्रिंग इज सेट, इफ k is more, the spring is said to be more stiff। वो स्प्रिंग ज्यादा स्टिफ है जिसको आपको डिफॉर्म करने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। k अगर ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। k को मैं डिफाइन कर दूं, k का फॉर्मूला है बेसिकली F/x टाइम के साथ। तो k को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला ऊपर F = -kx ही इंपॉर्टेंट है, पर k को लिख सकते हैं फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट चेंज इन लेंथ, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। स्प्रिंग की लेंथ में यूनिट चेंज क्रिएट करने के लिए जिस फोर्स की हमें जरूरत पड़ती है उसको k कहते हैं। तो अगर आपको इसकी लेंथ में थोड़ा ही चेंज करने, 1 सेंटीमीटर का चेंज करने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तो अभी स्प्रिंग बहुत स्टिफ है। खैर ये जानकारियां इंपॉर्टेंट नहीं है, एक दो बार सुना हुआ हो, दिमाग में थोड़ा बहुत हो k का आइडिया। असली इंपॉर्टेंट बात है इसकी यूनिट। k की यूनिट हो जाएगी न्यूटन अपॉन मीटर या डाइन अपॉन सेंटीमीटर। हम तो ज्यादातर ऐसा यूनिट में ही केवल हमें काम करना चाहिए। चलिए एक बार देख लेते हैं कि 1 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू x डाइन पर सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन हो जाएगा 10⁵ डाइन और 1 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। सो इट इज x डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 10⁵ 5/100 10⁻³ ये वैल्यू आ गई 10⁻³ और इसके
1 न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू 1000 डाइन पर सेंटीमीटर। ये काम की बातें हैं, ये इंपॉर्टेंट है। के का जो अंडरस्टैंडिंग है, के का जो कॉन्सेप्ट है कि इट इज फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट चेंज इन लेंथ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है थोड़े से डिफॉर्मेशन के लिए, तो उस स्प्रिंग को ज्यादा स्टिफ कहते हैं, ये बात भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसके यूनिट इंपॉर्टेंट है, मे बी इसके इवन डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है। ये डायमेंशंस हो जाएंगे m1 L1 T - 2 अपॉन L1, तो डायमेंशंस हो जाएंगे m1 T - 2। इसके डायमेंशंस काफी बढ़िया है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, यूनिट इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा मे बी ये कन्वर्जन फैक्टर इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर f का फॉर्मूला है -kx, ये माइनस साइन क्या है अभी देखते हैं। पहले x की बात करें, अलग से लिख दीजिए अगली लाइन में कि x इज द डिस्प्लेसमेंट, x is the displacement in the mass from the equilibrium position, from the equilibrium position। ये फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आप बिल्कुल 5 स्टार दीजिए, अलग से भी दोबारा भी लिख दीजिए कि x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को हम लोग मीन पोजीशन भी कहते हैं, तो x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये बात बिल्कुल 5 स्टार देने लायक दोबारा भी है। आपने स्टेटमेंट दोबारा भी लिखा है, इसको दोबारा भी 5 स्टार दे दीजिए कि x इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन। यदि हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें ना, इसको स्ट्रेच करते हैं, ये इसकी मेरी मीन पोजीशन है, मतलब जहां ये पहले से रेस्ट पर पड़ा, अगर ऐसे पड़ा रहेगा तो ये मीन पोजीशन कहलाएगी, जहां ये आराम से पड़ा हुआ है। अब ये इतना x मैंने इसे इतना खींचा और इस डायरेक्शन में खींचा, इस x को हम पॉजिटिव कहते हैं। इस समय x पॉजिटिव है क्योंकि आपने इसको स्ट्रेच किया है, इलोंगेट किया है। The spring has been elongated। मास को स्ट्रेच, मास से को पकड़ के स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है, स्प्रिंग को खींचा है। अब x इलोंगेशन है, मास में तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये कह सकते हैं, स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज नहीं कर सकते। लिख दीजिए फॉर स्प्रिंग्स इट इज बेटर टू, इन स्प्रिंग्स इट इज बेटर टू से इलोंगेशन। अगर स्प्रिंग की लेंथ को आपने बढ़ाया है तो उसे आप डिस्प्लेसमेंट मत बोलिए। मास में तो डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, मास तो अपनी जगह छोड़ के आगे गया है, मास में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पर स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो तब होता जब पूरी स्प्रिंग, यहाँ से पूरी स्प्रिंग उठ के आगे आ जाती, उसका एक एंड फिक्स है ना, तो स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज नहीं करते हैं, इलोंगेशन वर्ड यूज करते हैं। या ये भी पॉसिबल है कि आप स्प्रिंग को ऐसा कंप्रेस कर दो, ये इसकी मेन पोजीशन थी, ये यहाँ पर ऐसा कर दो, आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो, ऐसा भी कर सकते हैं। व्हेन कंप्रेस्ड x इज नेगेटिव, जब कंप्रेस करते हैं तो x नेगेटिव है। मेरे ख्याल से ये ध्यान रखना, मतलब ये प्लस x एक्सिस की तरफ, जो ओरिजिन हो गया ये प्लस x एक्सिस की तरफ जा रहा है और ये माइनस x एक्सिस की तरफ जा रहा है। वैसे कब ये पॉजिटिव है और कब ये नेगेटिव है इसे याद करने की कोई जरूरत आपको नहीं। हाँ, स्प्रिंग की एक मेन पोजीशन है, एक उसको आपने इलोंगेशन किया तब पोजीशन है, एक आपने उसमें कंप्रेशन किया तब उसको हम डायग्राम, ये सिचुएशन आपके सामने यही आएंगी। कभी मेन पोजीशन की बात होगी, कभी पॉजिटिव एक्स की बात होगी, कभी नेगेटिव एक्स की बात होगी। अब जो स्प्रिंग फोर्स है ना, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला है के एक्स। ये तो कांस्टेंट है, पहले तो मैं सिर्फ माइनस की बात करूंगा और बातें बाद में करूंगा। हम ये कहना चाहेंगे, जरा ध्यान रखिए कि स्प्रिंग को जब आप खींचेंगे ना, तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी ब्लॉक पे, स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगी ब्लॉक पे, और वो चाहेगी कि ब्लॉक को वापस अपनी पुरानी पोजीशन में लाने की कोशिश करे। वो चाहेगी कि स्प्रिंग को वापस अपनी पुरानी पोजीशन में लाने की कोशिश करे। तो जो फोर्स होगा ना, ये एक्स के अगेंस्ट होगा, और एफ और एक्स जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, इसी दोनों वेक्टर हैं, एक्स भी वेक्टर है और एफ भी वेक्टर है, तो एफ वेक्टर विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्स वेक्टर। यहाँ पे भी अगर हम बात करें, यहाँ पे भी अगर बात करें, तो स्प्रिंग अब अपनी नेचुरल पोजीशन में आना चाहेगी, तो स्प्रिंग इस पर इधर फोर्स मारेगी,
ब्लॉक पे, ताकि वो ब्लॉक अपनी नेचुरल पोजीशन में आ जाए। ऐसे ही लिख दीजिए, द स्प्रिंग exerts a force on the block. The spring exerts a force on the block. स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स लगाती है which is always in a direction. Spring exerts a force on the block which is always in a direction, so as to bring the spring back to its earlier equilibrium position. So as to bring the spring back to its earlier equilibrium position. जो स्प्रिंग ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी वो यह कोशिश करेगी कि ब्लॉक को हमेशा अपनी पुरानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले आए। ये स्प्रिंग को हमेशा अपनी पुरानी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाएगी। मेन बात तो ये है कि इधर x ये था और f ये है, दोनों वेक्टर हैं। किसी के एक वेक्टर को आप पॉजिटिव कहोगे तो दूसरे को नेगेटिव कहोगे ही कहोगे। इधर इस वेक्टर को अगर आप मान लीजिए पॉजिटिव कहते हैं तो इसे नेगेटिव कहेंगे। बस इतना ही लिख दीजिए। f इज, ये भी 3 स्टार लगा दीजिए, f इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू x। ये जो स्प्रिंग फोर्स है is always directed opposite to x, and therefore the minus sign in the formula. Therefore the minus sign in the formula. ये माइनस साइन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय किसी सिग्निफिकेंस का नहीं रहता है। बस स्प्रिंग फोर्स का कोई फॉर्मूला आपसे पूछे क्या है तो माइनस के एक्स बोलना जरूरी है। बाकी जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम फोर्स की डायरेक्शन प्रॉपर्ली अपने आप डायग्राम में मार्क कर ही देते हैं। और अगर एक सारे वेक्टर्स की आप डायरेक्शन प्रॉपर्ली डायग्राम में मार्क कर चुके हो तो फिर आप किसी को नेगेटिव थोड़ी ना कहते। अगर आपने x भी सोच समझ के मार्क किया है और f की डायरेक्शन भी सोच समझ के मार्क की है तो फिर किसी भी फोर्स को नेगेटिव नहीं कहते। ये बात भी आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। इफ इन द डायग्राम forces have been marked, if in the diagram forces have been marked in proper direction, forces have been marked in proper direction, then the effect of negative sign, has already been included in the diagram. The effect of negative sign has been already included in the diagram. So magnitude is never now taken as negative. अब मैग्नीट्यूड को आप नेगेटिव नहीं लेते हैं, आप उसकी डायरेक्शन को प्रॉपर्ली डायग्राम में मार्क कर चुके हैं। अब उसके मैग्नीट्यूड को नेगेटिव नहीं लेते। मैग्नीट्यूड तो हम वैसे भी मॉड मानते हैं और नेगेटिव नहीं लेते। अब दूसरी बात यह है कि ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है। स्प्रिंग को अगर मैंने हल्का सा खींचा है तो मैंने स्प्रिंग को खींचने में कम फोर्स लगाया है और स्प्रिंग भी वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर पहुंचने के लिए कम फोर्स लगाया। अगर मैंने ज्यादा फोर्स लगाया है, इलोंगेशन ज्यादा हुआ है, इलोंगेशन ज्यादा करना है तो मुझे फोर्स बढ़ाना पड़ता है। जैसे जैसे आप स्प्रिंग को इलोंगेट करते जाते हो उसका एक्स बढ़ता जाता है, उसे फर्दर खींचने के लिए आपको और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। बस खैर कुछ मिला के डायरेक्ट ऐसे ही बात लिख दीजिए। हियर f इज प्रोपोर्शनल टू x। f का फॉर्मूला है kx, माइनस के एक्स भी कभी कभी कह सकते हैं। f का फॉर्मूला है माइनस के एक्स या f का फॉर्मूला है kx, और बस इसलिए f is proportional to x and the force, spring force is a variable force. Spring force is a variable force. बस इसको आप को शायद अंडरलाइन कर दीजिए या 1 स्टार दे दीजिए। फॉर्मूले में दिख ही रहा है, फॉर्मूला आप बोलोगे तो आपको दिख ही रहा है कि फॉर्मूले में अगर x आ रहा है तो हाँ, x के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा। तो फॉर्मूले से अगर डिसीजन हम ले पा रहे हैं तो फिर हम उसको अलग से थियरी से सपोर्ट कृपया ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो जो चीजें फॉर्मूले से समझ में आ रही हैं उन्हें सिर्फ फॉर्मूले से ही करें, साथ में थियरी से एडिशनल सपोर्ट ना दें। डाइल्यूट हो जाएगा, फॉर्मूले की क्लैरिटी डाइल्यूट हो जाएगी अदरवाइज आप एक्स्ट्रा सपोर्ट देंगे उसे तो, वरना सारा फोकस फॉर्मूले पे ही बना रहेगा। तो बस वही कह रहा है, द फोर्स फॉर द स्प्रिंग इज कॉल्ड हुक्स फोर्स लॉ, मैथमेटिकली रिलेटेड इज इक्वल टू माइनस के एक्स, द कांस्टेंट के इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट, यूनिट न्यूटन पर मीटर दे दी। द स्प्रिंग इज सेड टू बी मोर स्टिफ इफ के इज लार्ज एंड सॉफ्ट इफ के इज स्मूथ। अगर सॉफ्ट स्प्रिंग है, अगर उसका के कम है तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सपोज दैट वी पुल द ब्लॉक आउटवर्ड्स, उस समय वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स पूछ रहा है। तो क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, a block is connected to mass, a block of mass m is connected to a spring, a block of mass m is connected to a spring, and the spring is elongated by x. Spring is elongated by x. Yeah,
बस to calculate the work done on the spring by the stretching force. Calculate the work done on the spring by the stretching force. ये स्प्रिंग है, ये यहाँ था और मैं इसे यहाँ ले आया हूँ, ये x है, ये भी स्प्रिंग हम यहाँ पे कर दिया है, तो एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ है और स्प्रिंग फोर्स यहाँ है। स्प्रिंग फोर्स इसके इलॉन्गेशन को अपोज करना चाह रही है और फिर भी मैं इसको इलॉन्गेट कर रहा हूँ, तो मैं इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ इलॉन्गेशन की डायरेक्शन में। तो अगर आपको बाय बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से फोर्स का वर्क डन चाहिए, आप जानते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर वर्क डन का एक्सटर्नल फोर्स चाहिए तो फिर फोर्स एक्सटर्नल है, ये डिस्प्लेसमेंट है और इन दोनों के बीच में एंगल 0 है, तो F है ये बस ये kx ही है, अच्छा वेरिएबल फोर्स है ये dw। पहली बात तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना, मैं हर इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम मेंटेन करते करते ऐसे ही हमेशा अज्यूम किया जाता है, ये हमेशा अज्यूम किया जाता है कि आपने जो F एक्सटर्नल है वो हमेशा स्प्रिंग फोर्स के बराबर है, ऐसा लिख दीजिए। इट शुड ऑलवेज बी अज्यूम दैट, it should always be assumed that in displacing the block, external force has been applied, maintaining the equilibrium throughout. External force has been applied, maintaining the equilibrium throughout. मतलब बहुत ही धीरे धीरे हम इस ब्लॉक को ले जा रहे हैं और बहुत धीरे से स्प्रिंग को खींच रहे हैं। ये स्प्रिंग का केस हो या ग्रेविटी में किसी भी ऑब्जेक्ट को उठाने की बात हो, अगर वो कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दे रहे तो आपको यही मानना पड़ेगा कि आपने हमेशा इक्विलिब्रियम मेंटेन किया है और आपने जो फोर्स लगाया है स्ट्रेचिंग के लिए, इट इज जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट टू द फोर्स व्हिच इज ऑपोजिंग द एक्ट व्हिच यू आर ट्राइंग। ऐसे लिख दीजिए, अगेन ब्रैकेट में फिर लिख दीजिए, इट शुड ऑलवेज बी अज्यूम्ड दैट द एक्सटर्नल फोर्स is always equal and opposite. External force is always equal and opposite to the opposing force. यहाँ पे स्प्रिंग का फोर्स इसे अपोज कर रहा है इलोंगेट किए जाने को, फिर भी आप इसे आगे बढ़ा रहे हैं, तो हर इंस्टेंट पे आप भी उतना ही फोर्स लगा रहे हैं जितना स्प्रिंग फोर्स लगा रही है। झटके से हम कभी किसी मूवमेंट की बात नहीं करते जब तक सवाल में उसकी कोई जानकारी ना दी जाए। हमेशा हम हर केस में इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं, ये एक बिल्कुल इम्प्लाइड अजम्पशन है हमेशा। तो ये जो फोर्स है ना, अभी x भी यहाँ पे मतलब मैंने तो अपने माइनस तो किसी फोर्स को मैं माइनस तो कभी कहूंगा नहीं, डायग्राम दे दिया। ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है और इनके बीच में एंगल 0 है। अब क्या है, एक्चुअली ये dw कहा जा सकता है जो कि है kx into x और cos 0 है 1, ये dw है। और दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। और इलॉन्गेशन की मान लेता हूं मैं वैल्यू 0 से x है, पहले इलॉन्गेशन 0 था, बाद में 0 से x है, इसे xm भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ dw will be w and this will be k और f kx फोर्स ये है और डिस्प्लेसमेंट है, तो ऑलरेडी x स्क्वायर का टर्म चुनाई किया कि x dx है, खाली f into dx है, सॉरी ये f into dx है, अगर यहाँ लिखेंगे ना तो f into dx है, ये x into dx है, f into dx है, यहीं से स्टार्ट करना चाहिए था मुझे। dw आप थोड़े से डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है dx, ये f है और ये dx है, डिस्प्लेसमेंट है, और फिर इनके बीच में बाद में जो एंगल था cos 0 1 हो गया, तो ये एक्चुअली x dx है और x to the power 1 का इंटीग्रेशन x square by 2 हो जाएगा और ये 0 से xm आ जाएगा, तो ये हो जाएगा k हाफ k x स्क्वायर। x को ऐसे ही xm कह सकते हैं, और अगर हम फॉर्मूला याद करना चाहेंगे तो हाफ k x स्क्वायर ही याद करेंगे। इन्होंने शायद x मैक्सिमम कुछ लिख दिया है। dw अगर मैं एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए बात करता तो उस समय फोर्स होता kx
जब इसकी लेंथ इलोंगेशन इसमें x है तो फर्दर dx के लिए लेंथ जब इसकी x है, इलोंगेशन जब इसमें x है, तो और dx से डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरे को जो थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है वो ये होता है। ऐसा हम इसके ऊपर लिख भी सकते हैं, ऐसे इसके ऊपर एक लाइन बना के लिख दीजिए कि लेट द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, लेट द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग एट एन इंस्टेंट बी x। ऑलरेडी किसी इंस्टेंट पे इलोंगेशन उसमें x है, किसी इंस्टेंट पे स्प्रिंग में ऑलरेडी इलोंगेशन x है। नाउ we have to calculate the work done. Now we have to calculate the incremental work done. थोड़ा सा जो हमने additionally और वर्क किया है, now we have to calculate the incremental work done in stretching the elongation, in increasing the elongation further by a small amount dx. किसी इंस्टेंट पे उसमें elongation already x है, अब उसे और dx से थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं तो वर्क डन होगा। Now we have to calculate the work done in increasing the elongation by a very small, infinitesimally small displacement dx. ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है और इनके बीच में एंगल 0 है। ये फोर्स kx है, डिस्प्लेसमेंट dx है, इनके बीच में एंगल 0 है। बस अब अगर आपको पूरा 0 से xm मैक्सिमम इलोंगेशन तक के लिए वर्क डन चाहिए तो आप 0 से xm के बीच में से इंटीग्रेट कर दीजिए लिमिट्स डाल के। यहाँ x जब आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो लिमिट्स x की डलेंगी, ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि when we are integrating with respect to x, when we are integrating with respect to x, the limit should be of x, x की मिनिमम वैल्यू और x की मैक्सिमम वैल्यू। x की मिनिमम वैल्यू हमारी लोअर लिमिट होगी और x की मैक्सिमम वैल्यू हमारी अपर लिमिट होगी। इसी तरह से इस तरफ हमने ज्यादा बातें की तो नहीं है, पर हाँ ये बात कर सकते हैं कि अगर हम dw के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं जब, तो w की लिमिट्स चलती हैं। ऐसा आप लिख दीजिए, when we are integrating with respect to dw, we are integrating with respect to dw, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू w आना चाहिए वैसे तो, पर dw ही बोलते रहे तो अच्छा है ना। इसका खुद ही का मतलब बताता है विद रिस्पेक्ट टू, तो वर्क की लिमिट्स पहले शायद 0 होंगी और बाद में w होंगी। इनिशियली वर्क डन 0 है और बाद में फाइनल टोटल वर्क w है, तो dw का इंटीग्रेशन w आएगा और ये लिमिट हो जाएंगी w, ये तो ये हो जाएगा w माइनस 0। तो फाइनली वर्क डन का फॉर्मूला खैर आप रख लीजिए, डेरिवेशन दोबारा मत करिए। हाँ वेरिएबल फोर्स है, वेरिएबल फोर्स में हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, कांस्टेंट फोर्स है तो बस f इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा करते हैं, पर वेरिएबल फोर्स के नाम पे आपको ये दिमाग में आना ही चाहिए, dw इज f एज अ फंक्शन ऑफ x इंटू dx। वेरिएबल फोर्स के नाम पे आपको ऐसा याद आना ही चाहिए, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ x एंड देन dx, और फिर उसके बाद इंटीग्रेट करना चाहिए। वेरिएबल फोर्स में वर्क डन का आप सिर्फ फाइनल फॉर्मूला याद रखें तो अच्छा है। यहाँ चलिए एक बात और समझाते हैं कि ऐसे में फॉर्मूले में हाफ क्यों आ रहा है। अगर फोर्स कांस्टेंट होता ना तो वर्क डन हो जाता kx इंटू एक्स, फोर्स है kx और डिस्प्लेसमेंट है x। अगर कांस्टेंट फोर्स होता तो ये kx इंटू एक्स आता, तब ये kx स्क्वायर आता, पर एक्चुअली क्या है यहाँ फोर्स वेरिएबल है। फोर्स हमेशा यूं माना जा सकता है कि फोर्स 0 से बढ़ के kx हुआ है, फोर्स शुरू में तो 0 था, फिर आपने जैसे जैसे x बढ़ाया तो kx को भी बढ़ाना पड़ा। तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि if the force increases linearly from 0 to kx, if the force increases linearly from 0 to kx, अगर फोर्स 0 से बढ़कर kx हुआ है linearly, if the force increases linearly from 0 to kx, then it can be assumed to be constant throughout। कांस्टेंट को अंडरलाइन कर दीजिए, कांस्टेंट को अंडरलाइन कर दीजिए। हम वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट फोर्स से रिप्लेस करके डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फोर्स 0 से kx हुआ है लीनियरली स्ट्रेट लाइन ग्राफ के मुताबिक, देन इट कैन बी अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट एट द एवरेज वैल्यू। तो फोर्स को आप ये मान लीजिए 0 प्लस kx/2, तो आपका जो फोर्स हो गया एक प्रकार से वो हो गया ये, और वर्क डन चाहिए तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करना है, तो वो हाफ kx इंटू एक्स आ रहा है, तो वो हाफ kx स्क्वायर आ रहा है।
हमें इस डेरिवेशन को समझने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल यह देखना है, याद ये रखना है कि यार अगर ये कांस्टेंट फोर्स होता तो फॉर्मूले में हाफ नहीं होता। ये बात आप एक 5 स्टार लगा के लिख दीजिए अलग से। फॉर वेरिएबल फोर्सेस work done usually have mostly have an additional term of half. वर्क डन में हाफ का टर्म आता ही आता है अक्सर। वेरिएबल फोर्सेस में हाफ का टर्म आएगा ही आएगा, ज्यादातर आप देखना हाफ का टर्म आएगा ही आएगा। कांस्टेंट फोर्स में हाफ नहीं आएगा और वेरिएबल फोर्स में नीचे हाफ आएगा, ये बात बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक है। तो अभी तो अब सवाल का पार्ट बी कर दीजिए, इस सवाल का पार्ट बी कर दीजिए कि इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। इन द अबव क्वेश्चन कैलकुलेट द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। अब मैं कह रहा हूं x तो यहां पर है और स्प्रिंग फोर्स यहां पर है, एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं। अब मैं क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, मैं dw को f डॉट dx बोलूंगा, पर ध्यान से मैं देखूंगा तो मुझे कौन से फोर्स का वर्क चाहिए। मुझे स्प्रिंग का फोर्स का वर्क चाहिए, शायद तो मैं यहाँ पे ध्यान दूंगा ही नहीं इस समय, मेरा सारा ध्यान यहाँ पर है। फोर्स खाली बोलूंगा जिसका के वर्क चाहिए, डिस्प्लेसमेंट टोटल ले लूंगा, तो dw हो जाएगा माइनस kx नहीं सॉरी kx फिर x और cos 180। हम फॉर्मूले में कैलकुलेशन के वक्त फोर्स को दोबारा नेगेटिव नहीं लेते। यदि हम उसकी डायरेक्शन डायग्राम में प्रॉपर्ली मार्क कर चुके हैं तो अब हम फोर्स को नेगेटिव नहीं कहेंगे, वो नेगेटिव है इसीलिए तो स्प्रिंग का फोर्स x के अगेंस्ट है, इसीलिए तो हम यहाँ मार्क कर चुके हैं और अब उसका असर यहाँ इंक्लूड हो जाएगा अपने। तो dw हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर। फिर गलती हो गई, इसको dx लिखना है सॉरी, ये यहाँ पे kx है और ये dx, ये x नहीं है ये dx, तो बस ये हो गया माइनस kx dx। और अब अगर आपको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कांस्टेंट को मैं बाहर ले सकता हूँ, x to the power मान dx हो गया और ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स मेरी 0 से xn है। तो dw की इधर w की लिमिट्स डालूंगा, इधर x की लिमिट्स डालूंगा, dw का इंटीग्रेशन आ जाएगा w और ये हो जाएगा 0 से x 0 से w और ये हो जाएगा माइनस k और ये हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 और ये लिमिट्स हो जाएंगी 0 से xn। तो ये w माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस k बाय 2 और फिर ये x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ लिमिट्स भी डलेंगी 0 से xn। तो w का फॉर्मूला माइनस w स्प्रिंग का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस हाफ k xn। ये सारी कहानी है। वंस अगेन आप डेरिवेशन पे से ध्यान हटा सकते हैं, आप सिर्फ इस बात का ध्यान दें कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव है क्योंकि जहां एक्सटर्नल फोर्स है वहीं डिस्प्लेसमेंट है, और वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अभी नेगेटिव है। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अभी नेगेटिव है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ है और स्प्रिंग का फोर्स यहाँ है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट है तो माइनस साइन तो आना ही चाहिए। दूसरी बात केवल ये ध्यान दें कि वेरिएबल फोर्स जब होता है जो एक्स पे डिपेंड करता है, जिसकी इक्वेशन में एक्स का टर्म आ रहा होता है, तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट अगर आपका वीक भी रहेगा तो चलेगा, आप उस पर ज्यादा ध्यान ना दो फिलहाल, तो कम से कम इनिशियली तो इंटीग्रेशन वाली बात का इतना महत्व नहीं है। इसी तरह फिर से हम देखते हैं, चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय एक्स, स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाय एक्स फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग को एक्स से कंप्रेस किया जाता है फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। कैलकुलेट द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, बाय को हाईलाइट करिए, बाय कौन से फोर्स का, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो अब फिर वही है कि ये इसकी नेचुरल लेंथ थी शायद, अभी मैंने इसको यहां कर दिया है, ऐसा कंप्रेस कर दिया है, ये मैं इसकी नेचुरल लेंथ बोलता हूँ। नेचुरल लेंथ मतलब जहां स्प्रिंग में ना तो कोई इलॉन्गेशन है ना कोई कंप्रेशन है। तो x तो ये है और स्प्रिंग का जो फोर्स आएगा वो इस तरफ आएगा, ये यहां था पहले, इसको इधर मैंने कंप्रेस किया है और अभी स्प्रिंग जो फोर्स मार रही है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। तो स्प्रिंग फोर्स अभी भी यहाँ, बाकी तो फिर मैं वही लिखूंगा
dw is equal to f spring into dx। ये dw है ना, छोटा सा वर्क, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, पूरा नहीं, इनटू फिलहाल cos 180 वापस, तो फिर वही आ जाएगा dw is equal to kx into dx। ये d हम मिस कर रहे थे बार बार, और ये हो जाएगा -1, और अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो तो जाएगा -k x dx, और यहाँ x की लिमिट्स डाल दी है जो भी दी है उन्होंने, मे बी 0 से x डैश मान लीजिए बोल दिया है, यहाँ वर्क की लिमिट्स है या w1 से w2 कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब इसको मैं x1 से x2 कर देता हूँ, चलिए x1 से x2 कर देता हूँ, तो हो जाएगा dw का इंटीग्रेशन तो w आएगा, dw का इंटीग्रेशन w आएगा, ये w1 से w2 हो जाएगा, और हो जाएगा -k फिर x²/2, वैसा ही कुछ फॉर्मूला आ रहा है, और अब की बार x1 से x2 की लिमिट्स हैं, तो ये हो जाएगा w2 - w1, जो भी डेल्टा w है वो है -12k, और इसेंशियली x² ही था, तो चलो हाँ वो x2² - x1², ये मैंने सवाल बीच में चेंज कर दिया, नेचुरल लेंथ से बात नहीं की, इसमें x1 पहले चेंज, ओरिजिनल लेंथ से इसका चेंज इन लेंथ थी वो x1 थी, और बाद में वो x2 कर दी गई, सवाल ऐसे ही बीच में चेंज कर दिया, उसे भी आप फिलहाल शायद इग्नोर करें तो ज्यादा अच्छा है। जो वर्क डन है, जो डेल्टा w है, मतलब लिमिट्स इसीलिए थोड़ी बहुत आनी चाहिए। अगर वो बोलता है कि स्प्रिंग में इलोंगेशन पहले से 5 सेंटीमीटर था और उसे बढ़ा के 10 सेंटीमीटर कर दिया, तो आप 5 से 10 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे? 5 से 10 के बीच में इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है ना? वो लिमिट्स अगर दी जाएगी तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि करना क्या है। तो बस ठीक है, अभी भी मेन बात आप फॉर्मूले पे किसी पे ध्यान नहीं दीजिए, मैंने इस रिजल्ट पे कोई स्टार भी नहीं लगवाया, मैं आपसे केवल ये कह रहा हूं कि आप ध्यान दीजिए कि स्प्रिंग फोर्स का वर्क अभी भी नेगेटिव आ रहा है, ठीक है? बस तो कहता है एक्सप्रेशन में बी ऑब्टेन्ड बाय कंसीडरिंग द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये इसने एक तरीका और सिखाया है फिगर 6.7 में, तो मैं भी चलिए वो बता तो देता हूँ, पहले पढ़ लूँ जरा एक बार। कहता है इलस्ट्रेशन ऑफ द स्प्रिंग फोर्स विद अ ब्लॉक अटैच्ड टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग फोर्स। अच्छा एक बात वो ब्रैकेट में लिख दीजिए कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नॉट ऑलवेज जीरो। हमने यहाँ स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन को 2 बार जीरो तो देखा है, पर हम चाहेंगे तो ऐसी सिचुएशन आपको पढ़ा सकते हैं, फिलहाल एनसीईआरटी में नहीं थी इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा, बट फिर भी ये क्लियर कर दें, ऐसा कोई दिमाग में कॉन्सेप्ट ना बैठा लें कि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और स्प्रिंग फोर्स का वर्क हमेशा नेगेटिव होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स था, ग्रेविटी का भी वर्क डन नेगेटिव था, ग्रेविटी के द्वारा भी किया गया वर्क डन नेगेटिव था, तो कोई ऐसा रूल ना बना ले कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज नॉट ऑलवेज नेगेटिव। यहां तो इन दोनों केसेस में नेगेटिव आया है, पर हम डेफिनेटली ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने लाई जा सकती हैं जिसमें वर्क डन पॉजिटिव होता है। तो मैं अब तुम्हें एक सिंपल क्वेश्चन ये दे देता हूं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एक्स। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एक्स। ये एक्स है, ये एफ है, और एफ का फॉर्मूला है -kx, इसका स्लोप है वो है -k, इसका स्लोप नेगेटिव है, ये पॉजिटिव स्लोप होता है और ये नेगेटिव स्लोप होता है, और अगर x 0 है, if x is equal to 0, force is equal to 0, so starting point of the graph is 0। अगर y is equal to mx plus c होता, अगर इसकी इक्वेशन y एक्सिस पे जो बनाई गई क्वांटिटी है वो mx plus c से होती, तो c उसका कांस्टेंट हो जाता जहां से ग्राफ स्टार्ट होता। अभी तो इसमें ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा, जब x 0 है तो फोर्स भी 0 है और ये नेगेटिव जा रहा है, स्लोप नेगेटिव है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है और स्लोप नेगेटिव है, तो भाई ग्राफ तो ऐसा, हाँ ये वाला है 2 स्टार देने लायक। स्प्रिंग फोर्स का ग्राफ अगर बनाने को कहते हैं तो आप अब उसके माइनस होने को जरूर ग्राफ में इंक्लूड कीजिएगा। ये स्प्रिंग फोर्स, एफ की जगह हमें हर बार एफ एस लिखना चाहिए। ये स्प्रिंग फोर्स का ये फॉर्मूला है, एक्सटर्नल फोर्स का नहीं, और ये y इक्वल टू mx इसकी इक्वेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अब इसमें पार्ट बी लग दीजिए, अगला पार्ट कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया अंडर द ग्राफ। बड़े काम की चीज है, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया अंडर द ग्राफ।
उसके लिए तो आपको हमेशा ये करना चाहिए कि एक्स एक्सेस पे जो क्वांटिटी प्लॉट की गई और वाई एक्सेस पे जो क्वांटिटी प्लॉट की गई उनका प्रोडक्ट ले लो, और उस प्रोडक्ट का अगर कोई नाम है तो ये एरिया वही डिनोट कर रहा है। लिख दीजिए बात बिल्कुल 5 स्टार देकर कि द क्वांटिटी represented by area of a graph, quantity represented by area of a graph is dimensionally equal to the product of quantity on y-axis, is dimensionally equal to the product of quantity on y-axis and the quantity on x-axis. एरिया जो है वो ये दिखाता है this into this, जो एरिया है डायमेंशनली वो आपको दिखाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो वर्क डन होता है, इसलिए एरिया अंडर दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स वर्क डन। बस इस ग्राफ का जो एरिया है, इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्टिफनेस दिखाता है। दो चीजें हैं, ऊपर वाले पार्ट में आप चाहो तो कहीं लिख सकते हो या यहीं लिख दो, स्लोप ऑफ दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्टिफनेस, स्प्रिंग कांस्टेंट। इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्प्रिंग कांस्टेंट बताता है, और इस ग्राफ का जो एरिया है वो वर्क डन बताता है। और जब भी ये एरिया पॉजिटिव आता है तो आपको एरिया को पॉजिटिव कहना पड़ता है, ऊपर की तरफ आता है तो एरिया को पॉजिटिव बोलते हैं, और नीचे की तरफ आता है तो एरिया को नेगेटिव बोलते हैं। सो लिख दीजिए when the curve lies in first quadrant, when the curve lies in first quadrant the area is positive। यहाँ ऊपर जब ये लाया करता ना, अगर ये एरिया इधर लाया करता ना तो इस एरिया को पॉजिटिव है, क्योंकि तब f भी पॉजिटिव और x भी पॉजिटिव, वो आपको उससे देखना पड़ेगा, f उनके साइन डालने पड़ेंगे प्रॉपर, और जब f इंटू एक्स पॉजिटिव आ जाए तो एरिया पॉजिटिव है, और जब भी f इंटू एक्स नेगेटिव आ जाए तो एरिया नेगेटिव है। यहाँ पे x तो पॉजिटिव है पर f नेगेटिव है तो एरिया नेगेटिव है। सो नेगेटिव एरिया रिप्रेजेंट्स नेगेटिव वर्क डन, नेगेटिव एरिया रिप्रेजेंट्स नेगेटिव वर्क डन। तो बस अब हम ये भी बात कह सकते हैं कि कैलकुलेट दी वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम द अबव ग्राफ। ये उसी फॉर्मूले का ऑल्टरनेट मेथड है और इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्प्रिंग फोर्स ने कितना वर्क किया फ्रॉम द ग्राफ, ग्राफ से ये तो एरिया ले, तो एरिया इज, अब ये तो यहां तक हो गया, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल लेना है आपको, हो गया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस है ये kx, नहीं बेस है x और हाइट है kx, तो ये हाफ kx स्क्वायर आ गया। और अलग से मैं बताऊंगा कि एरिया नेगेटिव है, और मैं चाहूं तो इस x को xm बोल सकता हूं डिपेंडिंग अपॉन उसने x की जो भी वैल्यू बोली है। मैं एरिया वाले मेथड में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स वाले फॉर्म मेथड में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, जहां fx को f शुरू में हमने f इंटू dx लगाया था, फिर फाइनली f इंटू dx cos 0 करके हाफ kx स्क्वायर निकाल लिया था। इंटीग्रेशन वाला मेथड फिर भी मैं इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट मानूंगा, भले हम इंटीग्रेशन कर नहीं रहे हैं फिलहाल, फॉर्मूला याद कर लीजिए बस। स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन या नेगेटिव आ रहा है। इंपॉर्टेंट बात हमने केवल ये सीखी कि एरिया कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, वो आपको देख लेना चाहिए कि अगर जो आपने वाई एक्सेस पे प्लॉट किया है और जो एक्स एक्सेस पे प्लॉट किया है उनका प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो एरिया पॉजिटिव है, उनका प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो एरिया नेगेटिव है। एरिया को हम पॉजिटिव भी बताते हैं, एरिया को हम नेगेटिव भी बताते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक्स एक्सेस पे जो क्वांटिटी प्लॉट की और वाई एक्सेस पे जो क्वांटिटी प्लॉट की, उनका जो प्रोडक्ट होता है वह एरिया अंडर द ग्राफ होता है, कम से कम डायमेंशनली। बस अब मैं इसके नीचे जो लिखा है फिगर 6.7 के वह पढ़ रहा हूँ कि द सेम इज ट्रू व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, तो वो सारी बातें हम कर ही चुके हैं। तभी भी स्प्रिंग फोर्स ने जो वर्क किया है वो नेगेटिव ही है, व्हाइल द एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क किया है वो पॉजिटिव है। कहता है द ब्लॉक इज मूव फ्रॉम इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये मैं फिर आपको शायद अलग से इक्वेशन में लिखवाता हूँ दोबारा, मैं कर तो इसे चुका ही हूँ, तो आप क्वेश्चन लिख दीजिए। अच्छा, अगर y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा ना तो f का फॉर्मूला माइनस ky बन जाएगा। x डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होता है तो kx लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन लिख दीजिए। इफ अ स्प्रिंग इज सस्पेंडेड वर्टिकली
इफ स्प्रिंग इज सस्पेंडेड वर्टिकली, स्प्रिंग को वर्टिकली सस्पेंड किया गया है, एंड डिस्प्लेसमेंट इन द स्प्रिंग इज इन वाई डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करना तो गलत है, पर शायद एनसीईआरटी ने किया हुआ है। इलोंगेशन या कंप्रेशन वर्ड यूज करना चाहिए, ना कि डिस्प्लेसमेंट। चलता है, हमें परफेक्शनिस्ट नहीं बनना है। तो फिर व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ स्प्रिंग फोर्स? अगर वाई डायरेक्शन में वर्टिकली लटकाया है, अगर वर्टिकली लटकाया है तो ये डायरेक्शन वाई कहलाएगी, और अब इसका फॉर्मूला माइनस के वाई। ये के एक्स के रूप में भी आपको देखने की आदत हो, और के वाई के रूप में भी देखने की आपको आदत हो, और गलत भी यूज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम यूज कर पढ़ रहे हैं तो के एक्स लिखें या के वाई लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चलता है। इवन सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। बोथ आर एक्सेप्टेबल, बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल। फाइन, तो क्वेश्चन लिख दीजिए कि मैं इसको बल्कि यूं देता हूं, लिखिए नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 10 सेंटीमीटर। नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग इज 10 सेंटीमीटर एंड के इज 10 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग का के है 10 न्यूटन पर मीटर, के है 10 न्यूटन पर मीटर। The spring is already elongated by x1. नहीं, the spring is already elongated by 5 centimeter. The spring is already elongated by 5 centimeter. तो पूरा डेटा दे रहा हूँ ना मैं, सेंटीमीटर में दिया, जरा ध्यान दे रहे, और उधर के न्यूटन पर मीटर में दिया था। A spring is already elongated by 5 centimeter. Calculate the work done in stretching the spring further by 7 centimeter. Calculate the work done in stretching the spring further. Further को highlight करिए, further by 7 centimeter. तो अब शायद वही जो dw है, that is f ax, w जो है वो, अच्छा मैंने क्या पूछा, बाय एक्सटर्नल पे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए तो चेंज कर लीजिए, स्प्रिंग फोर्स नहीं, बाय कुछ नहीं बोला है तो उसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स ही होता है। वर्क डन मतलब ब्रैकेट में बात लिख दीजिए, वर्क डन व्हेन नथिंग इज स्पेसिफाइड वी ऑलवेज मीन वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं होता है तो हमारा हमेशा वर्क डन से मतलब होता है बाय एक्सटर्नल फोर्स। कैलकुलेट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग, तो इसका मतलब हमेशा होता है, जब ये कुछ ना बोले तो इसका मतलब होता है बाय स्ट्रेचिंग फोर्स, बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो W हो जाएगा px dx from x1 to x2, हो जाएगा k x square by 2 from x1 to x2। अब सारी प्रॉब्लम है कि मैं x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, यहाँ तक तो एक्चुअली ठीक है, ये तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ। ये f dx cos 0 हो रहा था, ये f dx cos 0 हो रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स भी यही है और इलोंगेशन भी यही है। या वर्टिकली की बात करें तो फोर्स भी यही है और इलोंगेशन भी यही है, dx भी यही है, ठीक है। प्रॉब्लम उसकी ये है कि x1 शायद आप 5 सेंटीमीटर लेंगे और जो x2 है वो 7 सेंटीमीटर नहीं लेंगे। यहाँ बस थोड़ी सी रिस्क, यही समझाना था मुझे। हालांकि मेरा ये क्वेश्चन एडवांस्ड है और अगर आप छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है। x2 को लेना पड़ेगा हमें 5+7, बस ये सिखाना था। x2 को लेना पड़ेगा 5+7, 5 सेंटीमीटर ये ऑलरेडी इलोंगेशन थी और फर्दर 7 सेंटीमीटर से इलोंगेट किया है, बस ये सिखाना था मुझे। हाँ, इनकी यूनिट्स का भी आपको बड़ा ध्यान देना तो पड़ेगा। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो ये तो 10/2 है और ये 0.12 का स्क्वायर, 0.12 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर, ऐसा आपको वर्कडन आंसर निकालना पड़ेगा। अगर के आपने न्यूटन पर मीटर में डाला है तो x1 भी मीटर में आएगा और x2 भी मीटर में आएगा। x1 5 सेंटीमीटर तो वो 0.05 मीटर है और x2 12 सेंटीमीटर है तो वो 0.12 मीटर है। ओके, सीखने लायक एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यही है कि इलोंगेशन है, कंप्रेशन है, जो भी हम नाप रहे हैं उसका हमारा ओरिजिन तो मीन पोजीशन है, ये बड़ा बड़ा साफ साफ लिख दीजिए। ये एडवांस क्वेश्चन है इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा। हाँ, जेई वालों को तो ध्यान देना चाहिए। आप लिख दीजिए कि जो नेचुरल लेंथ है इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन, नेचुरल लेंथ इज कंसिडर्ड एज ओरिजिन। जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, जो मीन पोजीशन है, जो स्प्रिंग की अनस्ट्रेच्ड लेंथ है, जहां स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, जहां उसमें कोई इलोंगेशन नहीं है, जहां उसमें कोई कंप्रेशन नहीं है, जो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है, जहां उसमें कोई इलोंगेशन नहीं है, कोई कंप्रेशन नहीं है, उसको ओरिजिन माना जाता है।
So all elongations, all compressions, all x बोल देते हैं बस, all x must be calculated from origin. All x must be calculated from origin. ये बहुत काम की बात है, न्यूमेरिकल में सिली मिस्टेक अदरवाइज होती है आपसे यहाँ पर। ये तो वीक फंडामेंटल्स की मिस्टेक कहलाएगी। आप पहले 5 सेंटीमीटर खींच चुके थे और वहां से और 7 सेंटीमीटर गए, पर हमें वहां से आप 7 गए उससे मतलब नहीं है, आप अपना नया एक्स ओरिजिन से बताइए, बहुत काम की बात है। पर डेफिनेटली एडवांस है इसकी, आप परवाह इनिशियली तो कम से कम बिल्कुल ही ना करें। और 6.17 के बाद अगली बात वो कह रहा है द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल ऑन द एंड पॉइंट्स, क्योंकि इक्वेशन में x1 और x2 आ रहा है ना, स्पेसिफिकली द ब्लॉक इज पुल्ड फ्रॉम x एंड अलाउड टू रिटर्न टू जो भी पोजीशन है x0। तो बस यही क्वेश्चन लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, calculate the work done by spring force when we start stretching the spring from x0, when we start stretching the spring from x0 and then return back to the same point. स्प्रिंग फोर्स को x0 से खींचा और वापस वहीं आ गए, मतलब अब हमने शायद अपना फोर्स विड्रॉ कर लिया, तो अब स्प्रिंग उसे वापस ले आए, वापस ले आए। अब मैं इसे सॉल्व तो नहीं कर रहा हूं, हाँ मतलब इनिशियल भी x1 है और फाइनल भी x1 है। अगर फॉर्मूले से करेंगे तो आप ये बोलेंगे तो w is equal to half a, फिर x from x1 to x1, हाफ के मतलब x स्क्वायर ही डायरेक्ट लिख देता हूं, तो हाफ के तो ये x1 to x1, x1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ये तो मैथमेटिक्स हुई, पर इस वाले को हम शायद थ्योरी से करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पर्टिकुलर केस को थ्योरी से करें तो अच्छा रहेगा, वरना आप x1 और x2 को फॉर्मूला अगर आप जानते हैं तो फॉर्मूले में x1 को भी x1 डाल दीजिए और x2 को भी x1 डाल दीजिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर फॉर्मूले से करने में इसको वो मजा नहीं आएगा जो थ्योरी से करने में आएगा, बहुत कम ऐसा होगा। हम लिखना चाहते हैं, लिख दीजिए अगला सोल्यूशन कि स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स and work done by any conservative force, work done by any conservative force in moving along a closed path is zero. Work done by any conservative force in moving along any closed path is zero. सर आप रिपीट कर देंगे प्लीज। Work done by any conservative force, work done by any conservative force in moving along a closed path is always zero. कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स और क्लोज्ड पाथ पे हमारा है, जहां से स्टार्ट किया था हम वापस वहीं आ गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं है, तभी तो इसकी एनर्जी कंजर्व्ड है। जब आप वापस सेम पॉइंट पे आ जाते हैं तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। कंजर्वेटिव फोर्स में कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो, जब भी आप किसी भी रास्ते से होते हुए सेम पॉइंट पे आ जाएंगे तो वर्क डन हमेशा जीरो होगा। ये अच्छा ही क्वेश्चन था, मैं तो कोई स्टार दे नहीं रहा, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन के रूप में जो भी कराया जाता है, खैर वो इम्पोर्टेंट तो होता ही है स्पेशली। ठीक है चलिए, ऑल राइट। इसमें अब एक बात मुझे समझ में आ रही है, एक्चुअली क्या हो रहा है, जब आप इसे स्ट्रेच कर रहे हो ना, पहले आपने स्ट्रेच किया फिर स्प्रिंग को वापस रिलीज कर दिया, तो जब आप इसे स्ट्रेच कर रहे हो तो एक्चुअली स्प्रिंग फोर्स उस समय नेगेटिव वर्क कर रहा है, और जब इसे आप रिलीज छोड़ रहे हो ना तो स्प्रिंग फोर्स उस समय पॉजिटिव वर्क कर रहा है, तभी तो नेटवर्क जीरो है। ऐसा डैश करके लिख दीजिए, और भी समझा दूंगा, डैश करके लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, लिख दीजिए हियर व्हेन द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड, जब स्प्रिंग स्ट्रेच की जा रही है then work done by spring force is negative, work done by spring force is negative because the spring force and the displacement are in spring force and the displacement in the mass, the spring force and the displacement in the mass are in opposite direction, spring force and the displacement in the mass are in opposite direction, spring force इधर है और along displacement इधर है, तो जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव। और असली इंटरेस्टिंग बात यह है, जो कि मैं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा, खैर आगे लिख दीजिए, बट व्हेन द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, but when the stretched spring, STRETCHED, but when the stretched spring is released,
But when the stretched spring is released from its extreme position, maximum elongation position, जितना तुम्हें elongate करना था वहां से तुम इसे छोड़ रहे हो, इसको रिलीज किया. Now the spring force and the displacement in the block are in same direction. Now the spring force and the displacement are in same direction. आप इसे जितना खींच सकते थे आपने इसे खींच के छोड़ा. अब तो स्प्रिंग फोर्स भी वही है फॉरवर्ड, वो तो इसे वापस अपने पुराने घर पे ले जाना चाहता है जहां ये था नेचुरल लेंथ पे, और डिस्प्लेसमेंट इन द ब्लॉक भी यहीं पर है. तो ये वर्क डन पॉजिटिव आ गया. ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, पर हाँ आपने एक बार तो कम से कम सुना कि हाँ कभी कभी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव भी होता है. हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना उन चीजों पे, हमें तो यही सीखना है कि हाँ राउंड पाथ में वर्क डन 0 होता है. अब वर्क डन 0 है मतलब आधी देर तुमने नेगेटिव वर्क किया होगा, आधी देर तुमने पॉजिटिव वर्क किया होगा, तभी तो आंसर 0 आया. ऐसे ही कुछ उड़ता उड़ता सरसरा तौर पे इस पे उड़ाना है, इसको ज्यादा डीप में इनके जाना नहीं है. 5 स्टार वाला डेटा ही ऑलरेडी आपके पास बहुत ज्यादा है. खैर मैं इक्वेशन 6.18 के बाद पढ़ रहा हूँ. कहता है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज 0. इसे साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं क्लोज्ड पाथ पे. फिर वापस लौट के वहीं आ जाओ ना, आप वो लिख सकते हो साइक्लिक प्रोसेस मींस रिटर्निंग बैक टू ओरिजिनल पॉइंट. रास्ता कोई भी हो सकता है, रिटर्निंग बैक टू ओरिजिनल पॉइंट, एंड द पाथ मे बी एनी आर्बिट्ररी पाथ. कोई भी रास्ता हो सकता है, पर आप वापस वहीं आ जाए जहां आप थे, लौट के बुद्धू घर को आए, तो वर्क डन 0. कहता वी हैव एक्सप्लिसिटली डेमोन्स्ट्रेटेड द स्प्रिंग फोर्स इज पोजीशन डिपेंडेंट, क्योंकि फॉर्मूले में x आ रहा है, only as first stated by Hooke's law f is equal to minus kx, that does work which only depends on the initial and final position. स्प्रिंग फोर्स जो वर्क करता है ये जैसे पूछा जा सकता है. आप चलिए एक बार लिख दीजिए, एक थियोरी का एक क्वेश्चन लिख दीजिए जिसमें कि मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं. क्वेश्चन लिख दीजिए व्हाई इज स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव. स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव क्यों है? तो मैं तो खाली उसमें यही लिखवाना चाहूंगा कि वर्क डन डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. वर्क डन डिपेंड ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड. वर्क डन केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करता है. हमने हाफ के x1 स्क्वायर माइनस हाफ के x2 स्क्वायर में देखा ही था. रास्ते से कोई मतलब नहीं है, फोर्सेस से भी कोई मतलब नहीं है. फोर्स की बात kx जरूर की थी, पर हमें वर्क डन के फॉर्मूले में फोर्स से मतलब नहीं है. दूसरी बात भी लिख सकते हैं कि वर्क डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्प्रिंग फोर्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज 0. वर्क डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्प्रिंग फोर्स इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज 0. इसलिए हम इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं. इसको भी मेरी तरफ से तो आप क्रॉस लगा दीजिए, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं. एनसीईआरटी की लाइनें सारी आपके पास हो और आप जब इन्हें पढ़ें तो आपको तकलीफ ना हो, इसलिए मैं लाइनें पढ़ा रहा हूं. कहता वी डिफाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग टू बी 0 इन द ब्लॉक एंड द स्प्रिंग. अभी कंजर्वेटिव फोर्स है, फिर से एक लाइन लिख दीजिए डैश करके कि पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस. पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर conservative forces. और बस फिर तो हम यही फॉर्मूला लिखना चाहेंगे कि write an expression of potential energy stored in the spring. Write an expression of potential energy stored in the spring when it has been stretched through a distance x. मतलब elongation जब उसमें x है तो उसमें stored potential energy कितनी है? elongation ऑब्लिक compression भी चलेगा वैसे तो, elongation में या compression में. तो मैं तो ये बोलूंगा यार f का फॉर्मूला माइनस du by dx होता है, तो du का फॉर्मूला माइनस f dx होता है. तो मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देता हूँ f dx. इंटीग्रेशन ऑफ du को मैं बेसिकली चलो डेल्टा u बोल सकता हूँ, डेल्टा u, और मैं इसे 0 से x ही कह रहा हूँ, तो ये माइनस x dx आ जाएगा. फोर्स तो मैं भी स्प्रिंग का ही लूंगा क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है ना. तो जो डेल्टा u है या जो u है वो हाफ के x स्क्वायर आ रहा है.
जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग है, या चलो डेल्टा यू ही लिखो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल की ही हम बात कर लेते हैं। चलिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इसमें एक फिर 4 स्टार 3 स्टार लगा के लिख दीजिए कि इन केस ऑफ स्प्रिंग्स, in case of springs, the stored energy in the spring is considered to be zero. The stored energy in the spring is considered to be zero when the spring is in its natural length. The stored energy in the spring is considered to be zero when the spring is in its natural length. जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है तब उसमें स्टोर्ड एनर्जी को हम जीरो मानते हैं, तो यू आई को हम जीरो डाल देंगे इस समय। ये वही बात है कि ग्राउंड पर हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते थे, तो डेल्टा यू का ही फॉर्मूला यू फाइनल का भी था, डेल्टा यू एमजीएच था, पर ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते थे, इसलिए हाइट एच पे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच मानते थे। इसी तरह अब क्या होता है, जब तुम स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो ना या कंप्रेस करते हो ना, तो तुम जो वर्क करते हो वो स्प्रिंग में स्ट्रेच स्टोर हो जाता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर्ड एनर्जी, ये पॉजिटिव साइन के साथ ही आएगी। ऐसा डैश करके फिर से लिख दीजिए, when we stretch or compress the spring, when we elongate or compress the spring, हम elongate कर रहे हैं या compress कर रहे हैं, then the external agent has to do work. The external agent has to do work against को highlight कर दीजिए, against the spring force. हम लोग स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क करते हैं, स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क करते हैं तो पोटेंशियल हमेशा बढ़ता है। जब हम किसी भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट वर्क करते हैं तो हमारा पोटेंशियल और बढ़ता है। तो ऑपोजिशन आना जरूरी है, हमारा क्रिटिसिज्म जरूरी है, हमारे बुरे मार्क्स आना जरूरी है। अभी स्प्रिंग फोर्स, अगर आप स्प्रिंग्स को स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स अपने आप को स्ट्रेच किए जाने को अपोज कर रहा है, अगर आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हैं तो भी स्प्रिंग फोर्स इसको अपोज कर रहा है, और इस ऑपोजिशन के अगेंस्ट आप फिर भी वो कर रहे हैं जो आपको करना था, elongation या compression। तो अब जो आप वर्क करोगे लिख दीजिए the work done, this work done gets stored in the spring, this work done gets stored in the spring in the form of, this work done gets stored in the spring in the form of its potential energy, in the form of its potential energy। इस ये जो फोर्सेस है ना अंदर स्प्रिंग के अंदर जो फोर्सेस डेवलप हुए उसे हम बाद में इलास्टिक फोर्सेस भी कहेंगे। आप हेडिंग दे दीजिए, चलिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, ये हेडिंग दे दीजिए। इलास्टिक वर्ड एनसीईआरटी ने यूज तो नहीं किया है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। ये मैं आगे की बात थोड़ी सी आपको बता दे रहा हूँ, आगे लिख दीजिए कि फोर्सेस इन अ स्प्रिंग आर कॉल्ड इलास्टिक फोर्सेस। जो स्प्रिंग के फोर्स हैं इलास्टिक फोर्स कहते हैं, and therefore the potential energy of a spring is also called elastic potential energy. Potential energy in a spring is also called elastic potential energy. तो इसे एनसीईआरटी ने v से लिखा है, पर मैं इसे u से लिखना पसंद करता हूँ, और इसका फॉर्मूला है मेरे लिए हाफ के एक्स स्क्वायर। f का फॉर्मूला है माइनस डी यू बाई डी एक्स, पर फोर्स मैं कंजर्वेटिव लूंगा, स्प्रिंग का लूंगा, इसलिए मैं फोर्स को माइनस के एक्स लूंगा। तो उससे एनर्जी का अपने आप फॉर्मूला आ गया हाफ के एक्स स्क्वायर। एक अजम्पशन हमारा जरूरी है कि जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है तो उसमें कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। हाँ, उस समय तो खैर है ही नहीं, उस समय तो आपने उस पर कोई वर्क किया नहीं है। आप जब भी किसी ऑपोजिशन स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट जब हम वर्क करते हैं ना, तो वर्क कहीं जाता नहीं है, वो इस सिस्टम में स्टोर हो जाता है। जैसे ग्रेविटी के अगेंस्ट हम एक मास को उठाते हैं तो ग्रेविटी को पसंद नहीं आ रहा कि आप उसे उठा रहे हैं, ग्रेविटी तो नेगेटिव वर्क कर रही है, पर आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हो और आप उसमें एनर्जी पंप कर रहे हो और वो एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है, वो काम आएगी कभी बुरे समय में। वी नीड ऑपोजिशन इन लाइफ, वी नीड ऑपोजिशन। ऑपोजिशन के अगेंस्ट जब हम थोड़ी एक्स्ट्रा दम लगाते हैं तब हमारा पोटेंशियल बढ़ता है। हर प्रकार का ऑपोजिशन इज सर्टेनली अ ग्रेट वेलकम, इट शुड बी अ वेलकम। इसीलिए क्रिटिक्स को हमेशा पास रखा जाता है, उनसे आपका पोटेंशियल बढ़ता रहता है। निंदक नियरे राखी, ओके।
तो मैं इसमें आपसे बस अब पोटेंशियल एनर्जी का तो फॉर्मूला हो गया। यहाँ इन्होंने और एक चीज दी नहीं है पर मैं देना चाहूंगा, आप हेडिंग दे दीजिए अदर फॉर्म्स ऑफ द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। अदर फॉर्म्स ऑफ द फॉर्मूला ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, पर इसके और भी ज्यादा रूप होते हैं and they are sometimes more useful. तो मैं तो एक्चुअली पहला फॉर्मूला बेसिक्स नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा 0 प्लस, नहीं पहले तो मैं लिखता हूँ फोर्स को तुम ना स्प्रिंग 0 प्लस f/2 इनका डिस्प्लेसमेंट ऐसा ले लो तो फॉर्मूला हो जाएगा हाफ fx। एक तो ये, अगर फोर्स स्प्रिंग का अभी 0 से बढ़ के f हुआ है तो अपन ने पढ़ा था कि उसे हम एवरेज वैल्यू पे कांस्टेंट मान सकते हैं। तो एक फॉर्मूला तो मैं ये कहना चाहता हूँ। इसका दूसरा फॉर्मूला में मैं कहूंगा तुम f की जगह kx डाल दो, f की जगह kx डाल दो तो हाँ ये फॉर्मूला आ गया। तो तुम जानते हो ज्यादा, हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं वो हाफ kx स्क्वायर ज्यादा जानते हैं, पर kx स्क्वायर को मैं kx into x लिख ही सकता था और kx की जगह में f लिख ही सकता था। ये भी काम का है और ये इस बात को याद दिला रहा है कि भाई वेरिएबल फोर्स है ये, हमने जो फोर्स लगाया है वो भी वेरिएबल फोर्स है। हमने भी अपना फोर्स धीरे धीरे बढ़ाया है, जैसे जैसे स्प्रिंग का ऑपोजिंग फोर्स बढ़ता गया वैसे वैसे मैं इसे और बढ़ाता गया स्प्रिंग को फर्दर खींचते रहने के लिए। और इसी में एक काम और हो सकता है, एनर्जी का फॉर्मूला अगर मैं इसकी बात करूं हाफ fx की बात करूं और f का फॉर्मूला kx लूं तो मैं f की जगह k की जगह लिख सकता हूं f/x, k की जगह लिख सकता हूं f/x और मैं इसको यहां डाल दूं तो एनर्जी हो जाएगा, नहीं x को एलिमिनेट करो, सॉरी x को एलिमिनेट करो f/k, तो हाफ f तो ठीक है, x की जगह लिख दीजिए f/k। तो एनर्जी का एक फॉर्मूला और आ गया हाफ f²/k। ये तीन बड़े ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तीनों पे अलग अलग आप मार्क्स डाल दीजिए एंड नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड। आइडियली आप बिना डेरिवेशन के इन पे ध्यान दें। वेरिएबल फोर्स है तो हाफ आएगा, इसे हर बार बोलें। कांस्टेंट फोर्स जब जब होगा हाफ नहीं आएगा, वेरिएबल फोर्स है तो हाफ आएगा। डेरिवेशंस की आप छोटे से डेरिवेशन है, आपका जैसा मन हो, कोशिश तो यही करिए कि बिना डेरिवेशन की याद हो जाए। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि ये फॉर्मूला हम तब लगाएंगे जब सवाल में k ना दिया गया। पहले वाले के फॉर्मूले में लिख दीजिए, ऑफ कोर्स वो सवाल जब आप पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट में पहले वाले के फॉर्मूले लिख दीजिए व्हेन k नॉट गिवन, जो फोर्स कांस्टेंट है वो न दिया हो, बदले में फोर्स दे दिया गया हो। और ये तो तब लगेगा जब f नॉट गिवन, जब फोर्स ना दिया गया हो तो दूसरा फॉर्मूला लगेगा। और तीसरा जब एलोंगेशन या कंप्रेशन जो भी है x ना दिया गया हो, फोर्स दिया हो और k दिया गया हो, फोर्स दिया हो और k दिया गया हो। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली फॉर्मूले हैं तो नहीं, पर हाँ इन्हें मान लिया जाए कि एनसीईआरटी में हैं, इन्हें मान लिया जाए, नीट के लिए मान लिया जाए, स्कूल एग्जाम के लिए आप ना माने, नीट के लिए मान लिया जाए, जेई के लिए मान लिया जाए कि ये फॉर्मूले एनसीईआरटी में है, हम इन्हें यूज करेंगे, खूब यूज करेंगे। एक और बात, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ kx स्क्वायर है, ये एनर्जी स्टोर्ड है। हाँ, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ kx स्क्वायर है, तो x नेगेटिव भी हो तो भी x स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। ये एक और बात लिख दीजिए 2 स्टार लगा के कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग इज नेवर नेगेटिव। Potential energy stored in a spring is never negative, क्योंकि अगर x नेगेटिव भी है, अगर x नेगेटिव भी है तो भी पोटेंशियल एनर्जी x स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर x नेगेटिव भी है तो भी x स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की हमेशा पॉजिटिव होती है। हालांकि इनके कहीं कहीं एक्सेप्शंस मिल जाते हैं, वो लोग रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर लेते हैं। रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी को नेचुरल लेंथ नहीं लेते, कहीं और ले लेते हैं, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी भी ले तो आते हैं, पर ऐसे केसेस को हम अवॉइड ही करें, हम ना पढ़ें, हमारा कॉन्फिडेंस और बिगड़ जाएगा। कहीं अगर आपको वो दिखाते हैं कि रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी उन्हें नेचुरल लेंथ को ना लेके किसी और को ले लिया है, तो वो सवाल आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनसे आपका अच्छा खासा एक कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक हो जाएगा। थोड़े हायर लेवल के सवाल पे जब आप जाएंगे तो नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट आपके वीक हो जाएंगे। इसलिए जैसे कि फिलहाल नीट और जेईई मेन आ रहे हैं, उसमें आपको हायर लेवल के क्वेश्चन जरूर अवॉइड करने चाहिए।
नहीं तो फिर उस हायर लेवल पे ही हमारा दिमाग सेट हो जाता है, वहीं हमारा नया लेवल सेट हो जाता है और हर क्वेश्चन को उस लेवल तक लेके जाते हैं। अपर लेवल शुड बी रियली वेरी केयरफुली वॉच्ड और खूब कचरा आपको नहीं पड़ना चाहिए। अब हमारा एक और भी कहना है कि साहब कहता है, चलिए आप भी क्वेश्चन लिख दीजिए। द ब्लॉक ऑफ मास m is attached to spring. A block of mass m is attached to spring which is initially in its natural length. एक ब्लॉक मास m का है, it is attached to spring which is initially in its natural length. Now the spring is extended by xm beyond natural length. The spring is extended by xm beyond natural length and released from rest. And released from rest. So what will be the velocity of the block? What will be the velocity of the block when? इसे रिलीज किया हमने तो ये वापस तो आ रहा है। When the remaining elongation in the spring is x. When the remaining elongation in the spring is x. मेरे हिसाब से तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ जरूर लगेगा आपको शुरू में, पर ये सीखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसकी मान लीजिए नेचुरल लेंथ है, फिर मैंने इसको यहां तक ये xm तक मैंने इसको खींचा और मैं अब इसे खींच के छोड़ रहा हूँ, खींच के मैं छोड़ रहा हूँ और फाइनली ये ब्लॉक यहाँ पर है, जब ये x है, जो भी हम जब भी इलोंगेशन या डिस्प्लेसमेंट नापते हैं ना, वो नेचुरल लेंथ से ही नापते हैं। ये नहीं नापते कि ये यहाँ से इतना आ गया, इसको x नहीं लिखते। हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है, हमारा जो ओरिजिन है, वो ब्लॉक की नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है। तो जो भी x नापा जाता है वो नेचुरल लेंथ से ही नापा जाता है। यहाँ से वो यहाँ आ गया तो ये x नहीं है, बस इतना से आपने समझ लिया तो बहुत मजा आ जाएगा। अब बढ़िया बात यह है कि चूंकि आप इसे रिलीज कर रहे हैं तो बस स्प्रिंग फोर्स ही मास पे काम कर रहा है और स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो यहाँ भी एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। यहाँ एक बात उसने और कही है कि यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इनिशियल इज इक्वल टू 0 है। इनिशियल वेलोसिटी u को कहीं आप पोटेंशियल एनर्जी से कंफ्यूज ना कर दें, शायद इसीलिए ये v कहता है। अच्छा v तो फिर चलिए खैर इनिशियल वेलोसिटी है वो। जब वहां से उसको खींच के आपने थोड़ी देर रखा, खींचा, पकड़ के रखा और फिर रिलीज किया, तो बस ऐसा लिख दीजिए आप। सॉल्यूशन लिखिए, बढ़िया इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल कायदे से 5 स्टेप दिए जाने चाहिए। दो इट इज टफ, इनिशियली इसे एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। आप लिख दीजिए, द मास इज एक्टेड अपॉन ओनली बाय कंजर्वेटिव फोर्स वंस इट इज रिलीज्ड। एक बार मास को रिलीज कर दें तो इट इज ओनली एक्टेड अपॉन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ द स्प्रिंग। मैं हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात कर रहा हूँ, ग्रेविटी mg वाले फोर्सेस की तो बात कर ही नहीं रहा, क्योंकि मूवमेंट फिलहाल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है। जो फोर्स है वो केवल कंजर्वेटिव फोर्स है, एंड देयरफॉर we can apply the equation of conservation of mechanical energy. We can apply the equation of conservation of mechanical energy. मान लीजिए ये पोजीशन ये है और ये पोजीशन B है, तो मैं कहूंगा K at A plus P at A is equal to K at B plus P at B। ये कहूंगा मैं इक्वेशन। स्प्रिंग जब आपने से एक बार रिलीज कर दिया तो आपने अपना फोर्स तो हटा ही लिया, अब ब्लॉक पे केवल स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, और क्योंकि ब्लॉक पे केवल स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, ब्लॉक पे केवल स्प्रिंग फोर्स काम कर रहा है, इसलिए इसकी एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो बस K plus P is equal to K plus P। अब A पे काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, हाफ m u स्क्वायर प्लस हाफ k xm स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, जो कि हम निकालना चाहते हैं, प्लस हाफ के x स्क्वायर। ऐसी किसी इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे, और फिलहाल क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हम हाफ m v स्क्वायर को 0 डाल देंगे। अगर इतनी इक्वेशन लिखना आपने भला सीख ली तो मजा आ जाएगा आपको। इसके वैसे ज्यादा सवाल आते भी नहीं है, पर सीख लें तो अच्छा है। एनर्जी कंजर्वेशन इज समथिंग एक्सट्रीमली यूजफुल and certainly pretty easy, because आपको स्केलर से डील करना है। स्केलर से डील करने का तो मजा ही अलग है कि आप बस फाइन बात करिए बस।
वैल्यू फॉर्मूला डालिए बस, के एट ए प्लस पी एट ए इज टू के एट बी प्लस पी एट बी, तो हाफ एम यू स्क्वायर प्लस इसका हाफ के एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू के, यहाँ पे हाफ एम बी स्क्वायर, अगर यहाँ वेलोसिटी बी हो गई है, छोड़ा है तो अच्छी खासी वेलोसिटी से तो वहां जाएगा ही। इसमें हम जो भी कंडीशन दिया उसको पुट करके और जो अननोन है उसको एलएचएस पे ले आएंगे, अननोन को एलएचएस पे ले आएंगे। इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 दी है तो बस मैं यू को 0 डाल दूंगा, तो बहुत शानदार काम हो जाएगा। फिर कहता है वी हैव इन्वोक्ड द कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी, दिस सजेस्ट द स्पीड एंड द काइनेटिक एनर्जी टू बी मैक्सिमम एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये बड़ा अब ज्यादा इंपॉर्टेंट काम की बात है। अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए, या पार्ट बी कर सकते हैं। इन द अबव केस कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी, calculate the kinetic energy of the block, kinetic energy of the block when the spring is again in its natural length. Kinetic energy of the block when the spring is again in its natural length. ये केस आ गया वापस, ऐसे ही केस आ गया, मतलब जो x है वो 0, जब मैं b मान लेता हूँ मैं तो फिर पूरा ही लिखना चाहूंगा k at a plus b at a is equal to k at b plus d at d। यहाँ से कोई भी आप स्टेप उड़ाने की कोशिश न करें। k at a तो है हाफ m u स्क्वायर plus p at a is equal to half k x m square is equal to k at b is half m b square plus p at b is half k, जो भी अब नया x बचा है, तो फाइनल x 0 है और इनिशियल u 0 है, तो हाफ k x m square is equal to half m b square। हाँ ये एक्चुअली मोर इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा इजियर क्वेश्चन है और ये मोर इम्पोर्टेंट है। ये वाला क्वेश्चन पेपर में फंसने की थोड़ी ज्यादा संभावना है, डेफिनेटली इस पे भी 5 स्टार जाएंगे और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम तो ये भी रख सकते हैं कि P हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी ना, वही ग्राउंड पे काइनेटिक एनर्जी होती थी। तो यहाँ ये अब इसका ग्राउंड है, इस समय ये इसका जो ग्राउंड है, ये जो नेचुरल लेंथ है, ये इसका ग्राउंड है। तो आप फिर एक बात लिख तो सकते ही हैं हमेशा कि P एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, P at maximum displacement is equal to K at zero displacement. P at maximum displacement is equal to Ke at zero displacement. जब भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे आएगा ना तो उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। बस इस तरह से हम फिर से इसमें ये बात लिख देते हैं अलग से अगली लाइन में कि स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी आर मैक्सिमम at mean position. Speed and kinetic energy are maximum at mean position, that is x is equal to 0। जहां x 0 है, क्योंकि ये हमारा ओरिजिन है। आप तो जानते हैं जब आप यहां से छोड़ेंगे तो यहाँ पर तो खूब तेज स्पीड से आएगा और इतनी तेज स्पीड से आएगा कि उधर भी निकल जाएगा। ये आप बचपन से आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो ये हमसे अलग से पूछा जा सकता है कि हमने इसको जब छोड़ा तो स्पीड कहाँ मैक्सिमम होगी। आपको कहना है नेचुरल लेंथ पर स्पीड मैक्सिमम होगी। बस ये काफी है, थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसमें फिर से। चलिए इस बात को एक बार दोबारा लिख लेते हैं और क्लियरली, फिर से लिख दीजिए। चलिए मैं उल्टा कर देता हूँ, मैं क्वेश्चन लिख लीजिए, ये डायग्राम बना दीजिए और ये क्वेश्चन लिख लीजिए। ये एक मास है जो स्पीड u से आ रहा है, v से ही लिख देता हूँ, लिख दीजिए। A mass m is moving as shown with the speed v। mass m speed v से जा रहा है। So calculate the maximum compression produced in the spring। स्प्रिंग में जो मैक्सिमम कंप्रेशन पैदा होगा वो कितना है। जो कुछ अभी हमने पढ़ा जस्ट उसका उल्टा पढ़ रहे हैं और वही फॉर्मूला देख रहे हैं जो एनसीईआरटी ने लिखा है। मास m अगर जा रहा है तो स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना पैदा करेगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन जब होगा तो स्प्रिंग रेस्ट पे आ जाएगी और ये मास भी रेस्ट पे आ जाएगा। बस ऐसा ही लिख दीजिए आप कि एज द मास compresses the spring, as the mass compresses the spring, its Ke gets converted to P। इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की बढ़ती जाएगी। और फिर लिख दीजिए at maximum compression
Kinetic energy of the block reduces to zero. Kinetic energy of the block reduces to zero. Block की kinetic energy zero हो जाती है and is entirely converted. Kinetic energy of the block reduces to zero and is entirely converted into potential energy of the spring. तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि उसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी उसकी इलास्टिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। x को चाहो तो xm कह दो, बस इससे मेरा xm का आंसर निकल आएगा। जो भी उसको v निकालना है तो v निकल आएगा, xm निकालना है तो x निकल आएगा। ब्लॉक में पहले पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ब्लॉक में केवल काइनेटिक एनर्जी है और स्प्रिंग में बाद में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। तो ब्लॉक की पूरी काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बस ऐसी इक्वेशन भी अगर आप बना पाएंगे तो भी बढ़िया रहेगा। अच्छा था ये भी सवाल, बिल्कुल 5 स्टार वाला था। थोड़ी सी बात और करते हैं। कहता है नोट दैट k by m has the dimensions of t minus 2 and our equation is dimensionally correct. इक्वेशन की डायमेंशनल करेक्टनेस की तो हम कोई बात यहाँ नहीं करते। द काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड, मतलब वो चलिए या हम ये क्वेश्चन दे देते हैं। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख दीजिए फाइंड द डायमेंशंस of under root k by m into x where k is force constant। ये कर लेते हैं सब। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, ये बिल्कुल नीट जेईई में भी आने वाला क्वेश्चन है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ under root k by m into x where k is force constant। तो k जो है वो है force f by x into m, और चाहो तो इस x को रूट x स्क्वायर लिख दो, तो रूट के अंदर ही ले चलो, फिर हो जाएगा एफ एक्स बाय एम, क्योंकि एक एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, है ना। ये पूरा रूट के अंदर आ जाएगा। मैं ऐसा लिख लेता हूँ, पूरा रूट के अंदर आ जाएगा। एफ एक्स स्क्वायर बाय एक्स एम ऐसा लिख लेता हूँ। फिर एक एक्स ऊपर नीचे से काट लेता हूँ, ये एफ एक्स एम बाय ये हो गया, और ये हो गया एम वन एल, ये तो वर्क है एक प्रकार से। एम वन एल टू टी माइनस टू डायरेक्टली लिख लेता हूँ, एम वन एल टू टी माइनस टू अपॉन एम, ये कैंसिल हो गया। फिर अंडर रूट ऑफ एल टू टी माइनस टू है, यानी ये एल टू टी माइनस टू टू द पावर 1/2 है, यानी एल वन टी माइनस 1 है, और एल वन टी माइनस 1 एक वेलोसिटी होता है। ये अच्छा ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन हो रहा है, सॉल्व करने में थोड़ा लेंदी भी जा रहा है। अंडर रूट k by m into x के अगर उसने डायमेंशंस पूछ लिए तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। ये एक वेलोसिटी है, मैक्सिमम हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर से अगर आप ट्राई करेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि ये वेलोसिटी है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया कि आप इसके डायमेंशंस बताइए। चलिए अब हम ये बस आखिरी बातें और करते हैं। k by m के डायमेंशंस आ गए और ये वेलोसिटी के डायमेंशंस थे। काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, ये बात भी हमने कर ली, एंड वाइस वर्सा। However, the total mechanical energy remains constant. This is graphically depicted in this. तो पैराबोलिक पाथ्स हैं, तो मैं पहले तो आपसे यही कहूंगा, अलग से मैं कहता हूं, क्वेश्चन लिख लीजिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वर्सेस एक्स। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग वर्सेस एक्स, both for negative x as well as positive x। तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, सो ग्राफ इज अ पैराबोला। इसलिए अगर x u है तो एनर्जी ये है, ये ग्राफ आएगा। ये जो पैराबोला होता है ये उस ग्राफ की तरफ झुकता है जो अकेला होता है। पैराबोला में ग्राफ उसकी तरफ झुकता है जो अकेला होता है। अब उसमें अगर x नेगेटिव भी होगा तो भी x का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। पैराबोला एक्चुअली इधर दोनों तरफ खुलता है, क्योंकि x नेगेटिव भी होगा तो भी x का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा।
हम यही कहेंगे कि ये मीन पोजीशन है, क्योंकि मीन पोजीशन पे x 0 होता है ना, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और इलांगेशन में भी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की बढ़ती है, और कंप्रेशन में भी पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की बढ़ती है। ये पॉजिटिव x है मतलब ये इलांगेशन है, और ये नेगेटिव x है मतलब कंप्रेशन है, तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। नेचुरल लेंथ में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और उसके बाद दोनों तरफ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, u प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर के हिसाब से। ये पोटेंशियल एनर्जी के वेरिएशन का ग्राफ। फिर अगला क्वेश्चन लिख दीजिए, considering potential energy kinetic energy at mean position to be 0, considering kinetic energy at mean position to be maximum, mean position पे maximum होती है, and at extreme position kinetic energy is 0, extreme position पे kinetic energy is 0, draw the graph of Ke versus x, Ke versus x। स्प्रिंग को जब आप खींच के जब यहाँ रखते हो ना, तो ये जो मैक्सिमम इलांगेशन की पोजीशन है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन, EXTREME, और छोड़ दिया तो ये वापस मीन पोजीशन पे आ जाता है, छोड़ दिया तो ये वापस मीन पोजीशन पे आ जाता है। तो अपन ने अभी पढ़ा था मीन पोजीशन पे, जब ये मीन पोजीशन पे होता है तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और Ke मैक्सिमम होती है। यहाँ मैंने पकड़ के रखा है, यहाँ तो Ke 0 है, रेस्ट पे है, और छोड़ दूंगा तो जब मीन पोजीशन से गुजरेगा तो इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। ये मीन पोजीशन है, यहाँ x 0 है। अच्छा, Ke का भी फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, तो Ke प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर तो होगा, ग्राफ तो अभी भी पैराबोला ही होगा, पर अब ये यहाँ पर जब x 0 है तो वेलोसिटी मैक्सिमम, तो Ke और v में ऐसा वाला पैराबोला होता है। यहाँ अभी भी v भी नेगेटिव है तो भी Ke पॉजिटिव होगी। Ke तो खैर कभी पोटेंशियल एनर्जी तो कभी कभी नेगेटिव भी हो सकती है, Ke तो खैर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ये काइनेटिक एनर्जी के वेरिएशन का ग्राफ है, क्योंकि मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी स्पीड मैक्सिमम होते हैं, और जो मैक्सिमम इलांगेशन है जहां से आप इसे छोड़ोगे उसे एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, EXTREME। बस। और फिर अगला क्वेश्चन है बहुत बढ़िया कि ड्रॉ द ग्राफ। ये अच्छे ग्राफ हैं, इंपॉर्टेंट है, टफ है, और पूरा ध्यान अगर आप इन पे अभी ना भी दें तो चलेगा। पहले बस एनर्जी कंजर्वेशन सीख लें आप, ग्रेविटी में एक तो, और एक ये स्प्रिंग वाले में सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन सीख लें। खैर फाइनली एक क्वेश्चन लिखिए कि ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ वेरिएशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू x, टोटल मैकेनिकल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन सभी केसेस में जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है। ये टोटल मैकेनिकल एनर्जी है, ये x 0 है, ये x है। टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहती है। वो तो कभी सारी P होती है, कभी सारी Ke होती है, कभी थोड़ी P और थोड़ी Ke होती है, तो Ke प्लस P का सम हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। इसलिए हम आपसे आखिरी बात कर रहे हैं। इसमें ग्राफ में थोड़ा सा टफ दिखता है लिखने में, पर चलिए आप बना लीजिए और बस लिख दीजिए कि ड्रॉ अ ग्राफ, ड्रॉ कंबाइंड ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ K, P एंड T। कंबाइंड ग्राफ बनाइए विद रिस्पेक्ट टू x, कंबाइंड ग्राफ बनाइए। ये टोटल एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी से मेरा मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी, ये टोटल एनर्जी हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ 0 होती है, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 होती है, और मीन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होती है, इसलिए यहाँ पे Ke मैक्सिमम होती है। Ke का ग्राफ ऐसा बनेगा, Ke का ग्राफ ऐसा बनेगा, और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ऐसा बनेगा। ये थोड़ा सा टफ है, और फिलहाल आप इन पे ध्यान नहीं भी देंगे तो चलेगा, ध्यान दे दें तो अच्छा है। ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर x बढ़ेगा तो x स्क्वायर बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, और वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, तो Ke मीन पोजीशन पे मैक्सिमम है, और उसके बाद जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो वेलोसिटी कम होती जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाती है, वहां पार्टिकल मोमेंटली रेस्ट पे होता है। यही बात है सारी की सारी। ये ग्राफ थोड़ा सा टफ तो है,
और करें तो करें, नहीं तो नहीं करें। एक आखिरी एग्जाम्पल 6.8 और मैं आपको करा देता हूं। कहते हैं स्मॉलर टू सिमुलेट कार एक्सीडेंट्स, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं स्टडी द कोलिशंस ऑफ मूविंग कार्स with mounted springs of different spring constants. Consider a typical simulation. यहाँ से अब असली बात कर रहा है, बात जहाँ से मैथमेटिकल डेटा आ रहा है। सिमुलेशन कार का मास दिया 1000 kg, मूविंग विद स्पीड किलोमीटर पर आवर को हमेशा मीटर पर सेकंड में लाते हैं, स्मूथ रोड और हॉरिजॉन्टल माउंटेड स्प्रिंग। ये वही केस है जो मैं आपको करा चुका हूँ, केस ने दे दिया है व्हाट इज द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। ये बिल्कुल वही सवाल है जो मैं आपको करा चुका हूँ। आप बस हाफ mv स्क्वायर को हाफ kx स्क्वायर से इक्वेट कर दीजिए, सब वही दिया है। स्प्रिंग माउंटेड है, स्प्रिंग यहाँ पे ऐसी माउंटेड है और कार को लाकर पूरी स्पीड से हमने इससे कोलाइड करा दिया है और उसका इम्पैक्ट स्टडी करना चाहते हैं कि किस पार्ट पे क्या फर्क आया है। फिर जब इसकी पूरी इनिशियल करंट एनर्जी will get converted to elastic potential energy of the spring, इससे उसको आप डेटा पुट करके x निकालिएगा। एक ही बात है, तो v उसमें जो इनिशियल स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है और मैं तो ये याद नहीं रखना चाहता कि 1 किलोमीटर पर आवर इज 5/18 मीटर पर सेकंड। मुझसे तो उसमें कन्वर्जन में गलती होती है। मैं किलोमीटर को जल्दी से 1000 लिख देता हूँ और r को जल्दी से 3600 सेकंड लिख देता हूँ। ये 10/36 आ जाएगा, यानी कि हाँ ये 5/18 आ जाएगा। इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है कि 5/18 से मल्टीप्लाई करना है कि 5/18 से डिवाइड करना है, या 18/5 से मल्टीप्लाई करना है कि 18/5 से डिवाइड करना है। ज्यादा अच्छा ये है कि इसको आप शायद सेफ चलना चाहते हैं। एक्यूरेसी अगर आपको बढ़ानी है तो आप उसको याद करने के बजाय हर बार सॉल्व करें और बस सारा डेटा पूरा का पूरा उसने दिया ही था। हाफ mv स्क्वायर को हाफ kx स्क्वायर से इक्वेट कर दें। कुछ रिमार्क्स उसने किए हैं कि वी कंक्लूड दिस सेक्शन बाय मेकिंग अ फ्यू रिमार्क्स इन कंजर्वेटिव फोर्सेस। वो सब हम वैसे पढ़ ही चुके हैं। देखते हैं कहता है इंफॉर्मेशन ऑन टाइम इज एब्सेंट। इन सारे डिस्कशंस में टाइम के बारे में कोई बात नहीं की गई है। इन द एग्जांपल considered above, we can calculate the compression but not the time over which the compression occurs. जितनी देर में स्प्रिंग आपने दबाया है वो आप नहीं कैलकुलेट कर सकते। न्यूटन सॉल्यूशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ फॉर दिस सिस्टम इज रिक्वायर्ड। तो मतलब टेम्पोरल इंफॉर्मेशन मतलब टाइम से रिलेटेड। टेम्पोरल इसने कुछ वर्ड यूज किया है वो टाइम से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 1 हमारे को यूजलेस है, दोबारा कभी नहीं पढ़ना है। कहता है नॉट ऑल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव। वो हम जानते हैं फ्रिक्शन जो होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल हैव टू बी मॉडिफाइड इन दिस केस। वो उसने अगले एग्जाम्पल में दिखाया है, वो हम करेंगे ही नहीं। अगर फ्रिक्शन काम कर रहा है तो आप डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन तो ऑफकोर्स नहीं लगा सकते, वो आप लाइन लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज एक्टिंग देन एनर्जी कंजर्वेशन कैन नॉट बी अप्लाइड। थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा पर वो हम खैर कुछ करेंगे ही नहीं। इक्वेशन बना के जरूर थोड़ी बहुत देख सकते हैं पर डायरेक्टली एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगेगा क्योंकि फ्रिक्शन आप जानते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। आखिरी थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जीरो ऑफ पोटेंशियल इज आर्बिट्रेरी। ये भी सब गड़बड़ ही कराएगा। देख तो लेते हैं, शायद अच्छा तो यही है कि हम x = 0 पे ही पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते रहें, पर कह रहा है ये पूरी तरह मेरी चॉइस है। इट इज सेट अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस। ये एक लाइन आप तो लिख दीजिए कि जीरो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट फिक्स्ड। Zero of potential energy is not fixed. It can be arbitrarily chosen. It can be arbitrarily chosen as per our convenience. पूरी कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसे ले सकते हैं, पर यह पॉइंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक बार सुनना तो आपको चाहिए। कहता है स्प्रिंग फोर्स के लिए हमने x = 0 को पोटेंशियल एनर्जी 0 की पोजीशन मान ली। दैट इज द अनस्ट्रेस्ड स्प्रिंग हैड 0 पोटेंशियल एनर्जी। फॉर द कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स mg हमने 0 पोटेंशियल एनर्जी अर्थ की सरफेस पे मान ली। इन अ लेटर चैप्टर वी शैल सी दैट द फोर्स ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन द जीरो इज बेस्ट डिफाइंड एट एन इन्फिनिटी पे। कभी कभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को इन्फिनिटी पे 0 मानते हैं, वो अगले ही चैप्टर में हम देखेंगे, अभी क्यों बात करें। However, once the zero of the potential energy is fixed in a given discussion, it must be consistently adhered to throughout the discussion. ये आप चाहें तो लाइन लिख सकते हैं कि आगे कह रहा है, एक बड़ी सुंदर सी लाइन कह रहा है, you cannot change horses in midstream. बीच में आप घोड़ा नहीं बदल सकते। तो वो बड़ा सुंदर प्रभाव है। और खैर बस इतना ही लिख दीजिए कि in a particular question, once
The reference of zero potential energy has been defined. A particular question में once the reference of zero potential energy has been defined, then in that question throughout the same reference of zero potential energy should be used. रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी वाली सारी बातें खैर फिलहाल आप छोड़ दें और बाद में ही कभी और बेटर या आपको क्लियर होंगे जब कभी इनकी और एप्लीकेशन आएगी। अभी तो बस एनर्जी कंजर्वेशन को ही लगाया जाए, ठीक है। रेफरेंस ऑफ जीरो पोटेंशियल एनर्जी हम वही मानेंगे कि जब x जीरो है, स्प्रिंग के केस में जब अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है तो ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और जब ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट है तो ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ग्राउंड में जरूर मैंने एक बात आपसे की थी कि जर्नी का जो लोवेस्ट पॉइंट है, वर्टिकल सर्किल में बताया था कि जर्नी का जो लोवेस्ट पॉइंट है, जरूरी नहीं कि वर्टिकल सर्किल में सर्किल ग्राउंड को टच कर रहा हो, फिर जर्नी का जो लोवेस्ट पॉइंट होता है तब हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस चेंज कर देते हैं, उसको ग्राउंड बना देते हैं। वही वो कह रहा है, इट इज अ मैटर ऑफ योर कन्वीनियंस। तो सीख लेंगे, उनके बारे में और बातें सीख लेंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।